नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए खूनी औरत की एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं और यह स्टोरी मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से सुनाने जा रहा हूं। नैनीताल के जंगलों के बीच में एक मॉडर्न गांव बसा हुआ है जिसका नाम है प्रीतमपुर गांव। उस गांव का रहने वाला एक लड़का है राकेश। राकेश अपनी दोस्त की शादी में से अपने गांव बाइक से लौट रहा था। लौटते वक्त उसे काफी रात हो चुकी थी। रात के वक्त काला घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हाड़ कंपा देने वाली शीत लहर चल रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रीतमपुर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके पड़े थे। हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। प्रीतमपुर गांव से कुछ दूर पहले एक सीगल पैलेस था। कहते हैं कि इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। सीगल पैलेस के आसपास स्मशान घाट और जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। चलते चलते अचानक राकेश की बाइक उस सीगल पैलेस के सामने आकर रुक जाती है। राकेश ने जब आसमान की तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक भी तारा नजर नहीं आया। उसने आसपास नजर घुमाकर जब देखा तो सिवाय अंधकार के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, कहां कहां फंस गया मैं। अब इस बाइक का क्या करूं। ठंड भी बढ़ गई है और हल्की फुल्की बूंदा बांधी भी शुरू हो गई है। उसने जब घड़ी पर नजर डाली तो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अचानक राकेश की नजर सीगल पैलेस की खिड़की पर पड़ी। उसे वहां पर रोशनी सी नजर आई, जैसे कि वहां पर आग जल रही हो। राकेश मन ही मन सोचने लगा, इतनी रात को यहां पर कौन हो सकता है। यहां तो कोई नहीं आता। हो सकता है कोई मेरी तरह रास्ते में फंस गया हो और सर्दी के वजह से उसने कुछ लकड़ियां जला ली हों। ये सोचता हुआ राकेश अपनी बाइक वहीं खड़ी करके सीगल पैलेस की तरफ चल दिया। राकेश जैसे ही सीगल पैलेस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति आंखें बंद किया हुआ बहुत धीमी आवाज में कोई मन पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चारों तरफ से लाल रंग का घेरा बना रखा था। मंत्र पढ़ते हुए बीच बीच में वह आग के ऊपर कुछ फेंक भी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियां सवार थीं। उस व्यक्ति को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उससे रहा नहीं गया और उसने चीख कर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं। यहां पर आने को मना किया गया है। ना उसके बावजूद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आप जानते हो आपकी इस हरकत से सर्वनाश हो सकता है। आपने अपने गंदे और घिनौने मकसद के लिए यह जगह चुनी है और किसी को इस पर शक भी नहीं हो। इसीलिए आपने यह जगह चुनी है। और कौन सोच सकता है कि सीगल पैलेस के अंदर कोई इस घिनौने काम को कर सकता है। इतना बोलकर राकेश गुस्से में उस घेरे के अंदर घुस गया। तंत्र साधना में लीन उस व्यक्ति ने अचानक आंखें खोल ली। उसकी आंखों से लाल लाल दहकते अंगारे से निकल रहे थे और उसका चेहरा पिशाच से कम नहीं लग रहा था। यह सब देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर राकेश को कहा, मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया। इस गोल घेरे के अंदर आकर तूने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि अचानक जलती हुई लकड़ियां बुझ गईं। अंदर जो थोड़ा गर्म माहौल था अचानक वह सर्दी में तब्दील हो गया और एक ठंडी तेज हवा का झोंका राकेश के गाल से टकराया। अंदर इतना घना अंधेरा हो गया कि राकेश और वह व्यक्ति एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे कि अचानक उस व्यक्ति की चीख राकेश के कानों में टकराई। राकेश अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से भागने लगा। वह सीगल पैलेस के बाहर पहुंचा ही था कि अचानक उसने बाहर किसी को खड़ा हुआ पाया। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था। तारे निकल रहे थे। चांद अपने पूरे शबाब पर था। राकेश अपने सामने वो चेहरा देख सकता था। राकेश के सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। उसके होंठ सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। काली साड़ी में वह युवती किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राकेश उसे देखकर सब कुछ भूल गया था। वह उसकी खूबसूरती में सम्मोहित सा होता जा रहा था और बस उसे देखे जा रहा था। अचानक उस युवती ने राकेश से कहा, क्या देख रहे हो राकेश। क्या तुमने कभी कोई सुंदर स्त्री नहीं देखी क्या। राकेश ने कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वह लड़की बोली, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। राकेश, तुम्हारी एक सुंदर बीवी है और एक बेटा भी है। राकेश बोला, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो। मैंने तो तुम्हें आज तक कभी इस गांव में नहीं देखा। लड़की बोली, वह सब बातें छोड़ो राकेश और मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हें मुझे अपनी बाहों में ले लेना चाहिए। उस स्त्री की आवाज में पता नहीं क्या सम्मोहन था कि राकेश उसमें समा जा रहा था। वह सब कुछ भूल चुका था कि कुछ पल पहले क्या घटना घटी थी। राकेश अब उस स्त्री को देखकर
बेकाबू सा होने लगा। राकेश ने वासना भरी नजरों से देखकर कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की बोली। मेरा एक नाम नहीं राकेश, कई नाम हैं। तुम जिस नाम से चाहो उस नाम से मुझे बुला सकते हो। राकेश ने बिना देरी किए उस स्त्री को अपने आलिंगन में भर लिया। आलिंगन में भरते ही राकेश अपनी मस्ती में खो गया। वह उसकी बाहों में इतना मशगूल हो गया कि यह भी देखना भूल गया कि उस स्त्री का चेहरा अब सुंदर नहीं था, बल्कि उसके खूबसूरत हाथों में नाखून की जगह बड़े बड़े दो पंजे थे और उसके दांत किसी भेड़िए की तरह अचानक से बड़े हो गए थे। देखते ही देखते उस स्त्री ने अपने राकेश की गर्दन में गाड़ दिए और राकेश की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन राकेश की लाश नग्न अवस्था में सीगल पैलेस के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। चारों तरफ प्रीतमपुर गांव के लोग मौजूद थे। राकेश की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बदन के खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे कि उसने कोई बहुत ही भयानक चीज अपनी आंखों से देख ली हो। राकेश की बीवी बुरी तरह से रो रही थी। गांव के मुखिया ने तांत्रिक भैरवनाथ को यहां पर बुलवाया था। भैरवनाथ ने जैसे ही राकेश को देखा वह बुरी तरह से चीखने लगा, अनर्थ घोर, अनर्थ, ये अनर्थ है, ये कैसे संभव हो सकता है? गांव का मुखिया बोला, बाबा आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? कैसा अनर्थ हो गया? भैरवनाथ बोला, नादा मुखिया, क्या तुमने राकेश की लाश को नहीं देखा? देख, इसके शरीर के खून का एक एक कतरा तक किसी ने नहीं छोड़ा। देख, इसकी लाश कैसी सफेद पड़ी हुई है, इसकी आंखें कैसी फटी हुई हैं, मगर आसपास खून का एक भी कतरा तक मौजूद नहीं। इसका किसी ने खून पिया है? भूत प्रेत पिशाच इनमें से कोई भी इस तरह से किसी इंसान का खून नहीं पीते। मुखिया ने कहा, बाबा मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप कह क्या चाहते हैं? बाबा बोला, यहां पर किसी ने सिद्ध की है, या तो वह अपनी सिद्ध में विफल हुआ है या फिर कुछ और हुआ है और उसका परिणाम इस व्यक्ति ने भुगता है। तभी अचानक भैरवनाथ फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगा तो मुखिया ने उससे कहा, आप क्या देख रहे हैं बाबा? भैरवनाथ ने कहा, क्या यहां पर सिर्फ इसकी ही लाश मिली है? मुखिया ने जवाब दिया, हाँ बाबा, सुबह ही पता चला कि यहाँ पर राकेश मरा पड़ा है। राकेश हमारे गांव का ही है, लेकिन हमारे समझ में यह नहीं आता बाबा कि आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है। भैरवनाथ बोले, क्योंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है उससे तुम सब परेशानी में आ जाओगे। अनर्थ हो गया है, किसी ने उसे बुला लिया है। मुखिया बोले, किससे बाबा, किससे? भैरवनाथ ने कहा, यक्षिणी को इस तरह से इंसान का खून सिर्फ और सिर्फ न ही पी सकती है, कोई और नहीं। यक्षिणी का नाम सुनकर मौजूद सभी लोग भयभीत नजर आने लगे। मुखिया बोला, अब हम क्या करें? बाबा ने कहा, इतना आसान नहीं है मुखिया, यक्षिणी को जिसने बुलाया है वही उसे वापस भेज सकता है। भगवान से प्रार्थना करो मुखिया, अगर वह व्यक्ति जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर वह मर गया है तो मुझे तुम सभी की मौत अपनी आंखों से नजर आ रही है। मुखिया ने कहा, आप इतने सिद्ध पुरुष हैं बाबा, क्या आप उस यक्षिणी को काबू नहीं कर सकते? बाबा ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है मुखिया, तुम्हें यक्षिणी की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। यह यक्षिण कई प्रकार की होती है, मगर राकेश की लाश को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया है कि यह यक्षिणी बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वह इस वक्त यहाँ आसपास के लोगों में किसी की शक्ल में मौजूद हो। भैरवनाथ की बात सुनकर सभी लोग जो कि वहां पर जमा थे एक दूसरे से डर की निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। गांव का मुखिया तांत्रिक भैरवनाथ के कदमों में गिरकर कहने लगा, कुछ कीजिए बाबा, अब आप ही हम सब गांव वालों का एकमात्र सहारा हैं। बाबा ने कहा, मैं अभी फिलहाल इन गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। भैरवनाथ की बात सुनकर मुखिया बोला, तो क्या हम सब गांव वाले भी राकेश की तरह बेमौत मारे जाएंगे? किसी एक की गलती की सजा पूरे गांव वालों को क्यों बाबा? इसमें हम सबकी क्या गलती? बाबा ने कहा, गलती है, तुम सबकी बहुत बड़ी गलती है। मुखो, इसी गांव में किसी दुष्ट आदमी ने यक्षिणी को बुलाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया और तुम लोग उसे जान ही नहीं पाए, क्योंकि यक्षिणी को बुलाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एक खास विद्या की जरूरत होती है। इस क्रिया के लिए जो अनुष्ठान करना होता है वह कोई भी ऐरा गैरा मामूली साधु नहीं कर सकता। तुम सब गांव वालों की नाक के नीचे वह दुष्ट इस खतरनाक अनुष्ठान को कर रहा था और तुम लोगों को खबर तक नहीं हुई। मुखिया ने कहा, हमारी बात का यकीन मानिए बाबा, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम
और ना ही हमारे सामने किसी ने इस तरह का यहाँ पर कोई अनुष्ठान किया है। भैरवनाथ गुस्से में सब गांव वाले और मुखिया को देखे जा रहा था। मुखिया हाथ जोड़ भैरवनाथ से कहा, गुस्सा शांत करिए। बाबा जो होना था वह हो चुका। अब हमें आगे क्या करना है वह बताइए। मुखिया की बात सुनकर तांत्रिक भैरवनाथ सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वह मुखिया से बोला, मुझे उस यक्षिणी को असली रूप में बुलाने के लिए एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उसको किस मकसद के लिए यहाँ बुलाया गया है। मगर इसमें कुछ दिन का वक्त लग सकता है। तब तक के लिए तुम सबको एक सख्त हिदायत देकर जा रहा हूं कि शाम 6 बजे के बाद अपने घरों से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हारा कितना जरूरी काम क्यों ना हो, क्योंकि यक्षिणी रात में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वह अपना शिकार ज्यादातर रात में ही करती है। तांत्रिक भैरवनाथ की बात सुनकर मुखिया ने सभी गांव वालों से मुखातिब होकर कहा, तुम सब लोगों ने सुन लिया ना, बाबा ने हम सब लोगों को क्या आदेश दिया है कि शाम 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, चाहे उसे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। मुखिया कुछ और कहने ही वाला था कि तभी तांत्रिक भैरवनाथ ने चिल्लाकर कहा, जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा है कि वह यक्षिणी हम में से किसी एक का रूप लिए हुए यहां पर मौजूद है, इसीलिए मेरी इस बात को वह भी सुन रही होगी। शाम 6 बजे के बाद अगर कोई भी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटा कर तुम्हें बाहर की तरफ बुलाता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारा कोई जान पहचान वाला नहीं खड़ा, बल्कि बाहर तुम्हारी मौत खड़ी है, जैसे कि मैं कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं कि यक्षिणी किसी का भी रूप ले सकती है। इतना कहकर तांत्रिक भैरवनाथ वहां से चला गया। गांव वालों ने राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया और वह सब लोग अपने अपने घरों के अंदर डरे सहमे दुबक गए। सबके दिल में एक ही विचार आ रहा था कि यक्षिणी रात के वक्त किसका दरवाजा खटखटा जाएगी, मगर उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन सारे गांव वाले एकत्रित होकर कल की घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अचानक एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज वहां आकर खड़ी हो गई। उस कार में से एक हैंडसम नौजवान बाहर निकलकर गांव के एक व्यक्ति की तरफ आ गया। उस गांव के व्यक्ति का नाम योगेश था। उसने योगेश की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में सीगल हाउस कहां पर है? सीगल हाउस का नाम सुनकर कड़ाके की ठंड में योगेश के माथे पर पसीना आ गया और वह उस नौजवान को गौर से देखने लगा। खुद को इस तरह देखने पर उस नौजवान ने दोबारा उससे कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यहां पर सीगल हाउस कहां पर है? योगेश ने हाथ का इशारा करके उससे कहा, यहां से कुछ दूरी पर ही आपको मिल जाएगा। वैसे कौन है आप? आप सीगल हाउस का पता क्यों पूछ रहे हैं? उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम राहुल है, मैं एक बिजनेसमैन हूं। हमें जैसे ही पता चला कि नैनीताल के एक गांव मतलब प्रीतमपुर गांव के करीब खूबसूरत जंगलों में बसा हुआ अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ एक पैलेस है जिसे सीगल हाउस कहते हैं, तो हमने तुरंत उसे खरीद लिया। हम वहां पर होटल बनाना चाहते हैं। वैसे भी अब यह पूरा इलाका टूरिस्ट इलाके में आने वाला है, क्योंकि हम यहां पर आ चुके हैं। योगेश ने कहा, ऐसी गलती मत करना बाबू साहब, आप सीगल हाउस के बारे में नहीं जानते। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी मानो तो अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ। राहुल पूछा, क्यों सीगल हाउस में ऐसा क्या है? योगेश ने कहा, कल रात यहां पर सीगल हाउस के बाहर इस गांव के व्यक्ति की मौत हुई है। राहुल ने कहा, तो हम क्या करें? जरूर उसने देसी शराब पी रखी होगी। योगेश ने जवाब दिया, नहीं नहीं बाबूजी, इस गांव में यक्षिणी आजाद घूम रही है, उसी ने मारा था उसे। राहुल ने कहा, तुम्हारा मतलब तुम्हारे गांव की कोई लड़की है और जिसका नाम यक्षण है उसने मारा है? उसे डोंट वरी, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। योगेश ने कहा, नहीं नहीं साहब, यक्षिणी कोई इंसान नहीं होती, बल्कि इंसानों का रूप धारण कर सकती है। वह भला की खूबसूरत होती है, मगर वह इंसान का खून पी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है वह जरूर उस सीगल पैलेस में मौजूद है। योगेश इससे आगे कुछ और कहता कि तभी कार में से एक लड़की, जो इस वक्त ब्लैक जीन्स, ब्लू शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी, बाहर निकल कर आ गई और उसने राहुल की तरह देखकर कहा, अरे राहुल, तुम भी कहां इन जाहिल के मुंह लगते हो? तुम्हें पता नहीं कि यह गांव वाले थर्ड के लोग होते हैं। ये खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो करना चाहता है उसे भी यह नहीं करने देते हैं। जब दुनिया 40 साल पहले चांद पर पहुंच चुकी है और मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की सोच रही है, और यह अभी भी भूत प्रेत और पिशाच में ही अटके हुए हैं, गवार कहीं के यह नहीं सोचते कि कल जब यहां एक 5 स्टार होटल बन जाएगा तो इन गंवार को भी काम मिल जाएगा।
बेवकूफ कहीं के उस लड़की की बात सुनकर राहुल ने मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में योगेश की तरफ देखकर कहा, तुम सही कहती हो अंजलि, मैं भूल गया था कि मैं गवार के पास खड़ा हूं। वैसे तुम्हारा जो भी नाम हो, पता बताने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर राहुल और अंजलि कार के अंदर बैठ गए। कार के अंदर राहुल और अंजलि के 3 दोस्त और भी मौजूद थे, जो शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। अजय, निधि और आरव। उन सब में आरव सबसे ज्यादा मजा किया था। राहुल ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली। आरव ने राहुल से कहा, क्या हुआ यार, तू तो वहां पता पूछने गया था ना, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कि तेरी किसी मामले में वहां पर बहस चल रही हो। राहुल ने कहा, हाँ यार, जब मैंने उससे सीगल हाउस के बारे में पता पूछा तो वह ऐसे डर गया जैसे कि मैंने किसी भूत प्रेत का पता उससे पूछ लिया हो। और पता नहीं वह क्या बकवास कर रहा था कि इस वक्त गांव में यक्षिणी वगैरह का साया है और चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। राहुल की बात सुनकर अजय, जो कि निधि से बातें करने में मग्न था, राहुल की बात सुनकर बोल पड़ा, तो तुझे यक्षिणी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली? उसे भी अपने 5 स्टार होटल में कोई जॉब दे देंगे यार। राहुल ने कहा, यार पता नहीं क्या क्या बकवास करके मेरा सारा मूड खराब कर दिया। हाँ, एक तरफ यह भी बोल रहा था कि यक्षिणी लोगों का खा पी जाती है, और दूसरी तरफ यह भी बोल रहा था कि वह बहुत खूबसूरत होती है। बेवकूफी की हद देखो कि वह किसी की का रूप ले सकती है। पता नहीं साले ने रात में कौन सी फिल्म देखी थी। राहुल की बात सुनकर उसके तीनों दोस्त बुरी तरह से मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। आरव ने राहुल की तरफ देखकर कहा, वह गांव वाला बेचारा बेवकूफ था यार। राहुल समझ ही नहीं पाया। राहुल ने कहा, क्या नहीं समझ पाया मैं? आरव ने कहा, यहीं की यक्षिणी के बारे में उसने हमें बताकर कितनी बड़ी गलती की है। राहुल बोला, मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। आरव बोला, अरे यार, सिंपल सा मतलब है। उसने तुझसे यह भी तो कहा ना कि यह यक्षिणी बहुत खूबसूरत होती है, तो फिर मेरी तो बल्ले बल्ले तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ हमेशा रहती है। अजय की गर्लफ्रेंड निधि भी हमेशा उसके साथ रहती है, और तुम चारों में सिर्फ एक मैं ही हूं जिसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यक्षिणी अब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। आरव की बात सुनकर चारों दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगे। राहुल ने गाड़ी को सीगल पैलेस की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही देर के बाद वह पांचों सीगल पैलेस के सामने खड़े हुए थे। वह उसी स्थान पर खड़े हुए थे जहां पर कल राकेश की मौत हुई थी। इतने आलीशान पैलेस को देखकर अंजलि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वाओ राहुल, कितनी खूबसूरत कोठी है। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं है राहुल। यहां पर बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल बनेगा। देखो ना, इस पैलेस के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ ही पहाड़ है। जंगल की हरियाली के बीचों बीच बना हुआ यह पैलेस किसी ताजमहल से कम नहीं लग रहा। राहुल ने कहा, जानती हो अंजलि, जब मैंने इस जगह के फोटोग्राफ इंटरनेट पर देखे थे, मैं तो सभी समझ गया था कि हमें यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाने में घाटा नहीं होगा। ये जगह भी खूबसूरत है और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। देखना अंजलि, वह दिन दूर नहीं जब सारे टूरिस्ट खुद संगीत बखुदा उठाएंगे। राहुल की बात सुनकर उसका अजय बोला, लेकिन मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती कि अंग्रेजों को यहाँ पर यह इतना खूबसूरत पैलेस बनाने की क्या सूझी थी। राहुल अजय की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अब ये बात तो तुझे अंग्रेज ही बता सकते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर से बाहर का व्यू कैसा नजर आता है। इतना कहकर चारों दोस्त उस पैलेस अंदर चले गए। अंजलि और निधि हैरत से सीगल पैलेस के अंदर के नजारे को देख रही थी, मगर निधि के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अचानक निधि के कदम एक दीवार के सामने जाकर रुक गए। उसने देखा, दीवार पर शेर की खाल टंगी हुई थी, जो बहुत ताजी मालूम हो रही थी। निधि ने अजय की तरफ देखकर कहा, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। अजय ने पूछा, कौन सी बात? निधि ने कहा, यहीं की सीगल कई वर्षों से वीरान पड़ा है, लेकिन अंदर आकर हमें एक भी मकड़ियों का ला नहीं दिखाई दिया, और ना ही यहाँ पर गंदगी और धूल मिट्टी देखने को मिली। ऐसा लग रहा है मानो हमारे आने से पहले किसी ने इस पैलेस को साफ करवाया हो। और सबसे हैरत की बात की, इस शेर की खाल को देखो, लग रहा है जैसे कल ही इसको मारा गया हो। निधि की बात सुनकर अजय सोच में पड़ गया। उनसे कहा, शायद तुम्हारा यह सोचना सही है निधि, मेरे भी दिमाग में यही बात काफी देर से चल रही है। अजय और निधि को गंभीर मुद्रा में देख राहुल और अंजलि भी उन दोनों के पास आ गए। राहुल ने अजय की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ अचानक? ते पर चेहरे पर यह परेशानी कैसी है? बाहर तो तू ठीक था, सब कुछ ठीक तो है।
अजय ने राहुल को बाहर आने की ओर इशारा किया। अजय और राहुल बाहर की तरफ आ गए और उन दोनों के पीछे आरव, निधि और अंजलि भी आ गए। अजय ने राहुल से कहा, मैं और निधि एक बात पर डिस्कस कर रहे थे, पर राहुल पहले एक बता, तूने इस पैलेस के फोटोग्राफ देखे थे ना? राहुल ने कहा, हाँ देखे थे। अजय ने कहा, तो क्या फोटोग्राफ्स में भी यह पैलेस अंदर से साफ सुथरा ही नजर आ रहा था? अजय की बात सुनकर राहुल, जो अब तक मजाक के मूड में था, वह भी थोड़ा गंभीर हो गया और उसने अजय की तरफ देखकर कहा, हाँ यार, तू सही कह रहा है। इस बात पर तो हम लोगों ने गौर ही नहीं किया। यह पैलेस तो वर्षों से वीरान पड़ा है और इसके मालिक ने मुझे यह बताया था कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता और यह बहुत समय तक शराबियों और जुआरियों का अड्डा बना रहा है। अजय ने कहा, तो फिर हमारे यहाँ पर आने से पहले इसकी सफाई किसने करवाई? अजय की बात पर अंजलि ने कहा, मुझे लगता है तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अरे यार, लॉजिकल बात है कि राहुल ने यह पैलेस कुछ दिनों पहले ही खरीदा है। प्रतिशत रकम राहुल इस पैलेस के मालिक को दे चुका है और बाकी 50 पर रकम देने की बात राहुल ने इस पैलेस को देखने के बाद की कही थी। हो सकता है कि उसने हमारे यहाँ पर आने से पहले इस पैलेस की साफ सफाई करवा कर रखी हो। अंजलि की बात सुनकर चारों लोग खुश हो गए। सबके चेहरों से टेंशन एकदम गायब हो गई। अजय और राहुल दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अजय ने निधि की तरफ देखकर कहा, इतनी सी बात हमारी समझ में ही नहीं आई। अंजलि, तुम वाकई समझदार हो। राहुल की गर्लफ्रेंड जो ठहरी। अजय की बात सुनकर निधि ने चिढ़कर अजय से कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि मैं समझदार नहीं हूं? मुझे जो लगा वह मैंने बता दिया। अजय की बात सुनकर राहुल बोल पड़ा, अरे तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? और तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरे की गर्लफ्रेंड की तारीफ मत किया कर। लड़कियां इस मामले में बहुत ही ज्यादा गंभीर होती हैं। आरव, जो कि बहुत देर से उन सब की बातें सुन रहा था, वह बोल पड़ा, अब तुम लोग यहां पर इन बातों पर चर्चा ही करते रहोगे या फिर यह बात भी सोचोगे कि खाने का इंतजाम कैसे करा जाए? हमें यहां पर कुछ दिन बताने हैं। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है और चाय की भी बहुत ज्यादा तलब महसूस हो रही है। आरव की बात सुनकर सभी उसकी बात से सहमत हो गए। राहुल ने कहा, हाँ बात तो तेरी सही है, इस बात को तो हमने सोचा ही नहीं। आरव ने कहा, इससे अच्छा तो यार हम शहर से कोई काम वाली बाई ही पकड़ कर ले आते, कम से कम हमें खाना तो खिला सकती थी। उसने यह कहा ही था कि अचानक मौसम बदलने लगा। चारों तरफ काली घटा छा गई और सब तरफ अंधेरा सा छाने लगा और कोहरा बुरी तरह से बढ़ गया। निधि और अंजलि अचानक मौसम बदलता देख बुरी तरह से घबरा गई। राहुल ने सबसे कहा, घबराओ मत, पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही अचानक मौसम बदलता है। आरव ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। वह सब लोग पैलेस के अंदर चले गए। आरव बोला, यार मौसम तो अचानक बदल गया, अब लंच और डिनर का इंतजाम कैसे होगा? अचानक उन पांचों के कानों में किसी स्त्री का स्वर टकराया, आपकी इस समस्या का हल मेरे पास है। बाबूजी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है और मैं आप सबके लिए बाजार से अच्छी अच्छी और ताजी ताजी सब्जी भी खरीद कर ला सकती हूँ। आवाज सुनकर पांचों ने सामने की ओर देखा तो उनके सामने एक बेहद खूबसूरत काले लिबास में एक युवती खड़ी हुई थी, जो उन पांचों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस युवती के लंबे लंबे बाल थे और बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं और उसका पूरा बदन गोरा चिट्टा दिख रहा हुआ था। देखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं मालूम पड़ रही थी। पांचों लोग एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। राहुल ने उस युवती से कहा, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई? राहुल की बात का उस युवती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप भी कैसी बातें करते हो बाबू जी, ये पैलेस सालों से वीरान पड़ा है, क्या यहां पर अंदर आने के लिए किसी की इजाजत चाहिए क्या? राहुल ने कहा, हाँ पहले तो नहीं चाहिए थी, लेकिन शायद अब ज्यादा चाहिए हो, क्योंकि हमने इस पैलेस को खरीद लिया है। उस लड़की ने कहा, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रही थी बाबूजी, मैं बस यहां पर ऐसे ही टहलने के लिए आई थी और आप सबको बातें करते हुए मैंने सुन लिया। आप सब लोग शहर से आए हैं ना, और शायद आपको एक खाना बनाने वाले की जरूरत है और मुझे खाना बनाना आता है। उस युवती की बात सुनकर अजय ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे आने के कदमों की आहट हमें क्यों नहीं सुनाई दी? अभी हम बाहर थे तब तुम कहां थी? लड़की ने कहा, आप देख नहीं पाए होंगे, मौसम की खराबी की वजह से। उस युवती की बात सुनकर अजय सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, लेकिन तुम हम सबके लिए खाना क्यों बनाओगी? लड़की ने कहा, यह गांव है बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, इसी बहाने मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे।
उस युवती को आरव लगातार देखे जा रहा था। उसकी नजर उस युवती पर से हट ही नहीं रही थी और उसकी इस हरकत को उसके दोस्त अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। राहुल ने उस युवती से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम मोहिनी है बाबूजी, और मैं यही प्रीतमपुर गांव की ही रहने वाली हूं। राहुल ने कहा, हम तुम्हारी बात क्यों माने? खाना तो हम यहाँ पर किसी भी गांव वाली से बनवा सकते हैं। मोहिनी ने कहा, आप लोगों के लिए कोई खाना नहीं बनाएगा। बाबूजी, आपने यहाँ आते ही तो देख ही लिया होगा। गांव वाले तो आपसे ये कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, वरना यक्षिणी आपको मार डालेगी। उस युवती की बात सुनकर पांचों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने कहा, हाँ हाँ, मुझे याद आया। गांव के एक व्यक्ति ने मुझसे यह वाली बात कही तो थी, लेकिन तुम उस वक्त कहाँ थी? मोहिनी ने कहा, मैं वहीं आसपास मौजूद थी। थोड़ी सी भीड़ थी ना, तो आप देख नहीं पाए वैसे। एक बात बोलूं बाबूजी? राहुल ने कहा। हाँ बोलो, मोहिनी बोली। एक तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं, और उसके बदले में आप मुझे जो खुशी से दे देंगे वह मैं रख लूंगी। फिर भी आप मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो जैसे कि मैं कोई चोर डाकू हूं। राहुल के बोलने से पहले अचानक आरव बोला, अरे यार, रख लेते हैं, कुछ दिनों की बात है। और वैसे भी मोहिनी ने कहा है कि उसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, और वह हमारे लिए ताजी ताजी फ्रेश सब्जी भी खरीद कर ला सकती है। आरव मोहिनी को देखकर सम्मोहित सा होता चला जा रहा था। उसने कहा, वैसे आप खाना बनाने के अलावा और क्या क्या कर लेती हैं? मोहिनी ने कहा, सब कुछ कर लेती हूँ बाबूजी। मेन खाना बना लेती हूँ, अच्छी सी चाय बना लेती हूँ, और मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाती हूँ। चारों दोस्तों ने मोहिनी को खाना बनाने के लिए सहमति दे दी थी। मोहिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसकी आंखों में शायद किसी जीत का जनन था। रात का वक्त हो चुका था। मोहिनी ने सब दोस्तों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। पांचों दोस्त सीगल पैलेस के एक हॉल में आग जलाए इकट्ठे बैठे हुए थे, क्योंकि बाहर सर बढ़ चुकी थी और बारिश भी हो रही थी कि अचानक अजय ने सबसे कहा, मैं अभी आता हूं। तो आरव ने कहा, कहां जा रहा है भाई? अभी तो शेरो शायरी का दौर शुरू हुआ है। अजय ने जवाब दिया, अरे यार, समझाकर हल्का होने जा रहा हूं। आरव ने कहा, संभल कर जाना, कहीं यक्षिणी ना आ जाए। अरे निधि, तू भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा। वैसे भी गांव वाले बोल रहे थे कि यक्षिणियां बहुत खूबसूरत भी होती हैं। अजय ने कहा, तू भी ना आरव, कुछ भी बोलता है, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर अजय उस हॉल से बाहर चला गया। अजय ने अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए थे, मगर उसे चलते हुए करीब 5 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका था और उसे बाथरूम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खुद से ही कहा, करे कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो बाथरूम यहीं था, कहां गायब हो गया? अचानक अजय को वह कमरा नजर आ गया जिस कमरे में बाथरूम मौजूद था। अजय ने उस कमरे के दरवाजे को जैसे ही खोला, उसने देखा सामने खड़ी अंजलि उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अंजलि को देखकर अजय हैरत में पड़ गया। उसने अंजलि से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि अंजलि मुस्कुराती हुई अजय के करीब आ गई और उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगी। अजय ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अंजलि, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो राहुल और सब लोगों के साथ बैठी हुई थी ना? वह बोली, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। आज दोपहर में तुमने मेरी तारीफ की थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सच तो यह है कि मैं राहुल से ज्यादा अब तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इतना कहकर अंजलि अजय से लिपट गई। अंजलि अजय के अंदर वासना का एक तूफान सा आ गया और वह सब कुछ भूल सा गया। मगर अचानक उसने अंजलि पर एक जोरदार धक्का दिया। यह क्या कर रही हो अंजलि? तुम राहुल की गर्लफ्रेंड हो। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर उसे इस बारे में पता लगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? यह गलत है। अंजलि ने कहा, कुछ भी गलत नहीं है अजय, मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अजय ने देखा, अंजलि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक अजय ने खुद को सम्मोहन में बंधा हुआ महसूस किया। तभी अंजलि अजय से दोबारा बुरी तरह से लिपट गई और अजय सब कुछ भूल गया। अजय बस आंखें बंद किए हुए आनंद की सीमाओं में खोया हुआ था और वह इस नशे में यह भी भूल गया कि इस वक्त अंजलि का चेहरा कितना खौफनाक हो चुका था। उसके लंबे पैने और नुकीले दांत बाहर की तरफ निकल आए थे। आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था। अचानक अंजलि के रूप यक्षिणी ने अपने नुकीले दांत अजय की गर्दन में गाड़ दिए और एक जोरदार चीख पूरे सीग हाउस में गूंज गई। अजय मृत अवस्था में उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। अंजलि ने उसके जिस्म का एक एक खून का कतरा तक निचोड़ लिया था।
और वह अपने होंठ साफ करती हुई अचानक वहां से गायब हो गई। अजय की चीख उसके दोस्तों तक जा पहुंची। अजय की चीख सुनकर चारों लोग एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने आरव से कहा, यह तो अजय की आवाज थी। आरव, हमें जाकर तुरंत देखना चाहिए। आरव ने राहुल से कहा, तू एक काम कर, तू यही रुक, मैं देखकर आता हूं। निधि और अंजलि के पास तेरा होना भी बहुत जरूरी है। इतना कहकर आरव उस हॉल से बाहर निकल गया और वह उस दिशा की ओर दौड़ने लगा जहां से अजय की चीखने की आवाज आई थी। वह दौड़ता हुआ उसी कमरे तक पहुंच गया जहां कुछ कुछ देर पहले अजय की चीखने की आवाज आई थी। आरव ने जैसे ही उस कमरे को खोला, मगर वहां सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। आरव हक्का बक्का इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी निगाह छत पर गई। छत का नजारा देखकर आरव के शरीर का खून जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल बाहर निकल कर आ जाएगा। आरव ने देखा, छत पर मोहिनी छिपकली की तरह चिपकी हुई है और वह आरव को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसके बाल जमीन तक आ रहे थे और उसका शरीर तो इंसानों जैसा था, मगर उसका चेहरा छिपकली जैसा था। आरव ने पूरी ताकत से चीखना चाहा कि अचानक मोहिनी ने बड़ी फुर्ती से आकर आरव का मुंह दबा लिया और उसने अपना मुंह जैसे ही खोला, बड़े बड़े दांत फिर से निकल आए और उसने आरव की गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। कुछ ही देर में वह आरव के शरीर का सारा खून पी गई और आरव मृत अवस्था में वहीं गिर गया। राहुल, अंजलि और निधि काफी देर तक आरव का इंतजार करते रहे। अंजलि ने राहुल से कहा, आरव अभी तक नहीं आया। राहुल, उसे गए हुए अच्छा खासा वक्त हो गया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गांव वालों की बात का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया? कहीं उनकी बातों में सच्चाई तो नहीं? राहुल ने कहा। नहीं अंजलि, ऐसा मत सोचो। हो सकता हो कि अजय ने हमें डराने के लिए यह हरकत की हो, और आरव को तो तुम जानती ही हो, शायद वह भी हमें डराने की कोशिश कर रहा हो और इसी वजह से वह अब तक यहां नहीं आया। निधि ने कहा। लेकिन पता नहीं राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार के मजाक को तो जानती हूं, लेकिन अजय ऐसा नहीं करता, ये तुम भी जानते हो। और वह लड़की मोहिनी, वह अचानक कहां गायब हो गई? राहुल ने कहा। अरे यार, वह गांव की लड़की है, अपने घर पर चली गई होगी। निधि की बात सुनकर राहुल भी परेशानी में पड़ गया और वह गहरी सोच में डूब गया कि अचानक उन तीनों के कानों में आरव की आवाज टकराई और यक्षिणी आरव के रूप में उन तीनों के सामने खड़ी थी। आरव ने कहा, लगता है तुम डर गए। हम तुम्हें डराने के लिए ही यह सब कुछ कर रहे थे। इतना कहकर यक्षिणी आरव के रूप में हंसने लगी। आरव को देखकर राहुल की जान में जान आई, मगर अंजलि आरव को अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसे आरव का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। यक्षिणी ने आरव के रूप में बड़ी चालाकी से राहुल से कहा, इन दोनों को चेहरे तो देख राहुल कैसे डरे हुए हैं। राहुल ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन अजय कहाँ है? और हम लोगों को डराने का आइडिया तेरा ही था ना? आरव ने कहा, वह बेवकूफ तो अभी तक यही समझ रहा है। वह भी तुझे डराने के लिए ही दूसरे कमरे में छुपा हुआ है। चल एक काम करते हैं, आज हम दोनों अजय को उल्टा डराते हैं। राहुल ने कहा, चल मेरे साथ, आज मैं इस अजय की ही खबर लेता हूं। इतना कहकर राहुल आरव के साथ चलने लगा। राहुल इस बात से बेखबर था कि वह जिसके साथ चल रहा था वह उसका दोस्त आर नहीं, बल्कि एक यक्षिणी थी। थोड़ी ही देर के बाद राहुल उसी कमरे में आ गया जहां पर कुछ देर पहले आरव और अजय मरे थे। राहुल ने आरव की ओर देखते हुए कहा, यहां तो मुझे कोई कहीं अजय नजर नहीं आ रहा। जैसे ही राहुल की निगाह आरव पर पड़ी, राहुल हक्का बक्का रह गया। उसके पैर जम से गए और उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। राहुल ने देखा, उसके सामने आरव की जगह मोहिनी खड़ी हुई। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, मगर इस वक्त मोहिनी की आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके बाल जमीन तक आ रहे थे। उसकी जुबान और उसका चेहरा बुरी तरह से भयानक बना हुआ था। राहुल ने डरते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तुम तो मोहिनी हो जिसने हमारे लिए कुछ देर पहले खाना बनाया था। यक्षिणी ने कहा। मोहिनी? नहीं बेवकूफ। यक्षिणी, तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो, कितनी आसानी से मेरे झांसे में आ गए। राहुल ने कहा, मेरे दोस्तों का क्या हुआ? राहुल ने जैसे ही कहा, यक्षिणी बहुत जोर जोर से हंसने लगी और अचानक वह दीवार के ऊपर फिर से चिपक गई और उसका चेहरा फिर से छिपकली जैसा हो गया। राहुल का यह मंजर देखकर चेहरा सफेद पड़ गया। यक्षिण ने कहा, मैंने उन दोनों को मार दिया है। बेवकूफ इंसान, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे दोस्तों के बाद अब तेरी बारी है। राहुल चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे कर दो, हमें यहां से जाने दो प्लीज। यक्षिणी बोली, वह तो किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है।
यक्षिणी की आंखों के सामने कोई इंसान मौजूद हो और यक्षिणी उसका खून पिए बगैर नहीं रहती। तुझे याद नहीं, गांव वाले ने तुझे एक चेतावनी दी थी और उसने तुझसे यह भी कहा था कि यक्षिणी हर रूप बदल सकती है। अब देख, तूने खुद अपनी आंखों से देख लिया। अब अगर मैं तुझे यहां से जाने दूंगी तो तू ये सारी बातें सारे वाले को बताएगा और वह चौकन में हो जाएंगे। इसलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। बेवकूफ इंसान, जब तुम सब यहां आए थे तो तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इस पूरे पैलेस की साफ सुथरा किसने करवाई है। तुम तभी भाग सकते थे। इस पूरे पैलेस की साफ सुथरा मैंने ही की थी तुम्हारी, यहां पर चिताएं जलाने के लिए। इतना कहकर यक्षिणी राहुल के ऊपर कूद पड़ी और राहुल की एक जोरदार चीख रात के सस सन्नाटे में गूंज गई। कुछ ही देर में यक्षिणी राहुल के शरीर के खून का एक एक कतरा पी गई और यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी। राहुल के चीखने की आवाज अंजलि और निधि तक भी टकराई। निधि ने अंजलि से कहा, यह सब क्या हो रहा है? अंजलि, ये तो राहुल के चीखने की आवाज थी और साथ ही किसी लड़की के हंसने की आवाज कैसी? और वह लड़की मोहिनी भी अचानक कहां गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव वाले सही कह रहे थे? अंजलि बोली, तुम सही कह रही हो निधि, शायद गांव वालों की बातों में सच्चाई है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। निधि ने कहा, तुमने देखा नहीं था अंजलि, जब आरव दोबारा यहां पर आया था तो उसका भी बिहेवियर अजीब सा था। वह किसी भी एंगल से आरव नहीं लग रहा था। लेकिन अब हम क्या करें अंजलि? तभी उन दोनों के कानों किसी औरत की आवाज टकराई। उस आवाज में एक भारीपन सा था। निधि और अंजलि घबराकर खड़ी हो गई और उनके पास रखी हुई लकड़ियां भी बुझ गई। निधि ने चिल्लाते हुए अंजलि से कहा, यह क्या हो रहा है? अंजलि, अब हम दोनों क्या करें? ये लकड़ियां कैसे अचानक बुझ गई? कुछ तो गलत हो रहा है अंजलि, ये सब सामान्य नहीं है निधि। मुझे लगता है कि इस वक्त हम दोनों को अपनी जान बचाना चाहिए। हमें यहां से भागना चाहिए, अंजलि ने कहा। लेकिन राहुल, अजय और आरव, निधि ने कहा, फिलहाल यहां से अपनी जान बचा, भागो। इतना कहकर वह दोनों बुरी तरह से भागने लगी। निधि और अंजलि बुरी से भाग रही थी। भागते भागते अंजलि को गांव नजर आने लगा। उसने हाथे हुए निधि से कहा, वो देख निधि, सामने प्रीतमपुर गांव है, हमें गांव वालों की मदद लेनी होगी। निधि ने कहा, तू सही कहती है। अंजलि और तेज भाग अंजलि और निधि गांव के एक घर के दरवाजे को बुरी तरह खटखटाने लगी। वो घर किसी और का नहीं, योगेश का था, जिसने उन सब लोगों को चेतावनी दी थी। मगर उस वक्त अंजलि ने उसका मजाक उड़ाया था। अंजलि बुरी तरह से चीख रही थी, प्लीज मदद करो, दरवाजा खोलो, नहीं तो हमें भी मार डालेगी। योगेश उस वक्त जाग रहा था। उसकी पत्नी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी और वह उस समय अकेला था। उसके हाथ जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए बरकी बाबा की चेतावनी उसके दिमाग में दौड़ गई। वह सोच में पड़ गया। मगर अंजलि और निधि की लगातार दर्द भरी आवाज योगेश के कानों में टकरा रही थी और उसके अंदर की इंसानियत उसे दरवाजा खोलने के लिए बार बार प्रेरित कर रही थी। योगेश ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक झटके में अंजलि और निधि हाफी हुई, घर के अंदर आ गई। योगेश ने दरवाजा बंद कर दिया और उन दोनों को एक कमरे में ले गया। योगेश ने कहा, क्या हुआ तुम दोनों के साथ? तुम लोग इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? कौन तुम्हें मार डालेगी? अंजलि योगेश को देखकर पहचान गई कि उसने कल योगेश का ही मजाक उड़ाया था। योगेश की बात का अंजलि ने जवाब दिया, वही यक्षिणी, कल तुमने जो कुछ भी हमें बताया था वह सब सच बताया था। गलती हमारी है, हमें तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने की सजा हमें भगवान ने कितनी बड़ी दी है। हमारे तीनों दोस्त मारे गए, उसने हमारे सब दोस्तों को मार दिया, वह हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। योगेश ने कहा, तुम लोग घबराओ नहीं, अब तुम लोग मेरे घर में आ चुकी हो। वैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? योगेश की बात सुनकर अंजलि ने योगेश को एक ही सांस में सारी की सारी बात बता दी। योगेश उन दोनों की बात सुनकर सोच में पड़ गया और उसने अंजलि से कहा, लेकिन मेरी एक बात समझ में यह नहीं आती कि उसने तुम दोनों को क्यों जिंदा छोड़ दिया। अंजलि ने कहा, अजीब बात करते हो तुम, हम बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से बचकर यहां पर आए हैं। जैसे ही अंजलि ने यह अल्फाज कहे कि अचानक कोई योगेश के घर का दरवाजा जोर जोर से फिर से खटखटाने लगा। योगेश ने उनकी ओर देखते हुए कहा, अब कौन है? योगेश ने यह कहा ही था कि अचानक अंजलि और निधि के कानों में राहुल की आवाज टकराई, अंजलि दरवाजा खोलो यार, हम सब तुम्हें डरा रहे थे, बाहर आ जाओ, हम बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राहुल की आवाज सुनकर अंजलि चौंक कर निधि की तरफ देखने लगी कि अचानक अजय की आवाज भी निधि के कानों में टकराई, निधि प्लीज बाहर आ जाओ प्लीज।
ये सिर्फ एक मजाक था। हमें पता है कि तुम इस घर में हो। हम तो तुम्हारे ही पीछे थे, बस तुम देख नहीं पाई। अंजलि और निधि दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी। वह दोनों जिस कमरे में थीं, वहां पर एक बड़ी सी खिड़की भी लगी थी। अंजलि और निधि धीरे धीरे कदमों से बढ़कर उस खिड़की के पास आ गई। उन्होंने देखा कि राहुल और अजय बाहर ही खड़े हुए थे और उनके साथ आरव भी था। अंजलि ने निधि से कहा, कहीं वाकई में यह लोग हमसे मजाक तो नहीं कर रहे थे और हम सचमुच डर गए हों। निधि ने कहा, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। तभी आरव की आवाज उन दोनों के कानों में टकराई, अब देर मत करो, अंजलि और निधि बाहर आ जाओ। हम वादा करते हैं कि हम आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। प्लीज। आरव की आवाज सुनकर उन दोनों के चेहरे खिल उठे और अंजलि ने निधि से कहा, ये वाकई हम लोगों को डरा ही रहे थे और हम थे कि डर गए थे। अंजलि और निधि ने अपने कदम दरवाजा खोलने के लिए बढ़ाए ही थे कि तभी योगेश की चेतावनी उनके कानों में टकराई, दरवाजा खोलने की सोचना भी मत। तुम दोनों ने खुद कहा था कि तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। योगेश की बात का अंजलि ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हो सकता है कि वह हमसे मजाक कर रहे हो, हमें कोई गलतफहमी हुई हो। बाहर खुद मैंने अभी उन तीनों को देखा है, वह लोग खड़े हुए हैं। योगेश इससे पहले कुछ कहता है कि अंजलि और निधि दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, मगर जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर आई, वहां सिर्फ सन्नाटा पड़ा था। वहां कोई मौजूद नहीं था, सिवाय एक खूबसूरत स्त्री के, जो इस वक्त बहुत सुंदर नजर आ रही थी, मगर देखते ही देखते उस स्त्री ने विकराल रूप ले लिया। अचानक उस स्त्री के बाल जमीन तक आने लगे और उसकी आंखों का रंग लाल हो गया और उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया और उसकी जीभ बहुत लंबी हो गई। अंजलि और निधि इससे पहले कुछ समझ पाते कि अचानक उस स्त्री ने अपनी जीभ के जरिए अंजलि को बुरी तरह से जकड़ लिया। अंजलि चीखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसका दम पूरी तरह से घुटने लगा। देखते ही देखते अंजलि का शरीर ऐसे हो गया जैसे कि उसके शरीर में खून ही ना हो और उसका शरीर बेजान होकर धरती पर गिर पड़ा। योगेश और निधि फटी आंखों से इस नजारे को देख रहे थे कि अचानक यक्षिणी ने अंजलि की ओर देखा। उसने अपनी जीभ अंजलि की ओर बढ़ाई ही थी कि अचानक उसके कानों में किसी का स्वर टकराया, रुक जा यक्षिणी, तेरा खेल खत्म हो गया। उस लड़की को मारने की सोचना भी नहीं। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर यक्षिणी ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने बाबा भैरवनाथ हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा हुआ उसे क्रोधित आंखों से देख रहा था। बाबा ने कहा, छोड़ दे इस लड़की को। यक्षिणी बोली, यहां से चला जा बाबा, वरना तू भी बेमौत कुत्ते की तरह मारा जाएगा। बाबा बोले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। योगेश बाबा को देखकर समझ गया कि लगता है सुबह होने वाली है। सभी गांव वाले बाहर निकल आए थे। उनके सामने एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और यक्षिणी का भयानक रूप सामने था। यक्षिणी बाबा को बोल रही थी कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक, क्योंकि तू नहीं जानता कि मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है, और जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है सिर्फ वही मुझे वापस भेज सकता है। इतना कहकर यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी, मगर बाबा भैरवनाथ के होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट थी। उन्होंने चीखते हुए यक्षिणी की तरफ देखकर कहा, तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बेवकूफ यक्षिणी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुझे यहां पर किसने बुलाया है। इतना कहकर बाबा ने अपने झोले में से एक सिंदूर निकाला, मगर यह क्या, उस सिंदूर को उन्होंने यक्षिणी की तरफ नहीं बल्कि योगेश के चेहरे की तरफ फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर योगेश के चेहरे पर पड़ा, अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और वह देखते ही देखते एक बूढ़े के रूप में आ गया। योगेश को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होकर उस बूढ़े की ओर देखने लगे। तभी बाबा भैरवनाथ की जोरदार आवाज गांव में टकराई, गांव वालों, तुम देख रहे हो यह व्यक्ति कौन है? पहचानो इस व्यक्ति को। यही वह व्यक्ति है जिसने यक्षिणी को बुलाया है। मैं जानता हूं तुम इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। यह व्यक्ति राकेश का चाचा महेश है। राकेश ने इसे यक्षिणी तंत्र करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। वह समझ गया था कि इसका इरादा क्या है, इसलिए इसने यक्षण के जरिए अपने ही सगे भतीजे की जान ले ली। तुम सब गांव वालों ने सालों पहले इस व्यक्ति को धक्के देकर यहां से बाहर निकाला था, क्योंकि यह एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो गांव में किसी भी बहू बेटी की इज्जत को नहीं बख्ता था, और इसी बात का बदला लेने के लिए इसने यक्षिणी तंत्र की साधना की ताकि तुम सब गांव वालों को यह मार सके। तभी बाबा भैरवनाथ के कानों में यक्षिणी की आवाज टकराई
बहुत हो गया बाबा, अब तेरा खेल खत्म। जैसे ही यक्षिणी ने बाबा की ओर बढ़ना चाहा, बाबा ने अपने हाथ के त्रिशूल को पूरी ताकत से योगेश के सीने पर दे मारा। योगेश की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज गई। योगेश का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया और यक्षिणी ने गुस्से से बाबा की ओर देखकर कहा, यह तूने क्या किया? तांत्रिक तुझे कैसे पता था बाबा? बोले, मैंने अपनी तंत्र साधना से इतना पता लगा लिया था कि यक्षिणी को बुलाने वाला राकेश का ही कोई मिलने वाला व्यक्ति था। और मैंने आज रात में यह भी पता लगा लिया था कि तू 3 लोगों की हत्या कर चुकी है। अगर मैं अभी यहां पर नहीं आता तो तू सारे गांव को स्मशान घाट बना देती। जब मैं यहां पर आया तो मैंने देखा कि योगेश बाहर खड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर ही समझ गया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि मैं सभी गांव वालों को समझा कर गया था कि रात के वक्त कोई भी दरवाजा खटखटा आए लेकिन दरवाजा मत खोलना। मगर जब मैंने योगेश को बाहर की ओर देखा तो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि यह योगेश नहीं बल्कि कोई और है। राकेश के चाचा महेश। राकेश ने अपने चाचा महेश को तंत्र साधना करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने सबसे पहले यक्षिणी के जरिए राकेश को मरवाया और योगेश अपने परिवार के साथ गांव से बाहर गया हुआ था। इस बात का फायदा उठाकर इसने अपना रूप तुझसे योगेश के रूप में बदलवा लिया, ताकि यह गांव वालों के साथ रहकर उन्हें धोखा देने में आसानी से कामयाब हो जाए। इसकी आत्मा तुझसे जुड़ी हुई थी, इसीलिए सबसे पहले इसका मरना बहुत जरूरी था और यह किसी आम हथियार से भी नहीं मरता। इसलिए मैं इसे मारने के लिए भगवान शंकर का त्रिशूल साथ में लाया था। अब तेरी ताकत इसके साथ ही चली गई है यक्षिणी, अब तेरा भी खेल खत्म। यक्षिणी इतना कहकर वहीं सिंदूर बाबा ने यक्षिणी के ऊपर फेंक दिया। सिंदूर अपने ऊपर आते ही यक्षिणी बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज रही थी। वो चिल्ला रही थी, मैं फिर से वापस आऊंगी, मैं फिर से वापस आऊंगी। देखते ही देखते वह एक धूल बनकर वहां से गायब हो गई। अब गांव में सब तरफ सन्नाटा था। गांव अब यक्षिणी से मुक्त हो चुका था। तो साथियों, आज की हमारी एक कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।